हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी नोट्स, जो कि सामान्य विज्ञान का है और क्लास 6 से लेकर 12 तक का है। और इसमें ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों का समाकलन है, मिला हुआ रूप है। ये मुख्य रूप से यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मुख्य रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उस पर जाकर ज्वाइन हो जाइए और आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है जीवन की उत्पत्ति एवं जैव विकास। जीवन की उत्पत्ति एवं जैव विकास, और इस रूप में जो है स्रोत के रूप में जो है कहाँ कहाँ से लिया गया है, तो एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 9 अनुवांशिकता एवं जैव विकास और एनसीईआरटी 12 चैप्टर 7 के जो विकास है उससे जो है स्रोत के रूप में इस चैप्टर को बनाया गया है एनसीईआरटी नोट्स के रूप में। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जीवन की उत्पत्ति के बारे में हम लोग देखेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 20,000 करोड़ या 200 बिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है। यानी ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई थी लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। ब्रह्मांड अनेक आकाश गंगाओं यानी गैलेक्सीज के विशाल समूहों से बना है, जो कि तारों एवं गैसों के बादल तथा धूल से बनी होती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में बिग बैंग सिद्धांत, जो बिग बैंग थ्योरी है, के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक महाविस्फोट के कारण हुई, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, तापमान में कमी आई तथा हाइड्रोजन एवं हीलियम जैसी गैसें बनी। इन गैसों के गुरुत्वाकर्षण के कारण संघनित होने से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। तो जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख सिद्धांत जो माना जाता है वो बिग बैंग सिद्धांत माना जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ कि ब्रह्मांड में की उत्पत्ति एक महाविस्फोट के कारण हुई है और उसी के परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है, जिसमें तापमान में कमी आई और हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैस बने। इन गैसों ने गुरुत्वाकर्षण के कारण संघनित होने से आकाश गंगाओं का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। आगे देखते हैं दोस्तों। हमारी आकाश गंगा अर्थात मिल्की वे में पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुई। तो पूछा जाता है कि हमारी आकाश गंगा, किस आकाश गंगा में हम लोग रहते हैं, तो मिल्की वे में रहते हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, तो मिल्की वे है। और मिल्की वे में जो पृथ्वी की उत्पत्ति है लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी, तो 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। प्रारंभ में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था। जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि धरातल की गलित पदार्थों यानी मोल्टेन मास में मुक्त हुए एवं सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों ने जल को हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में तोड़ दिया। ऑक्सीजन ने NH3 एवं CH4 के साथ मिलकर जल, CO2 एवं अन्य गैसों का निर्माण किया। तो इस तरीके से हमारी पृथ्वी का जो है वायुमंडल पहले नहीं था और फिर उसके बाद जो है विभिन्न प्रक्रिया के द्वारा वायुमंडल का भी निर्माण हुआ। आगे देखते हैं। ओजोन परत के निर्माण के बाद पृथ्वी के धीरे धीरे ठंडा होने पर जलवाष्प वर्षा के रूप में हजारों वर्षों तक हुई एवं लवणीय महासागरों का निर्माण हुआ। तो पूछा जाता है कि लवणीय महासागरों का निर्माण किस रूप में हुआ, तो हजारों वर्षों तक क्या हुआ कि वर्षा होती रही ओजोन परत के निर्माण के बाद और उससे ही लवणीय महासागरों का निर्माण हुआ। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 4 बिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है। ब्रह्मांडवाद के अनुसार जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर न होकर किसी अन्य ग्रह पर हुई तथा वहां से जीवन स्पोर नामक इकाइयों के रूप में पृथ्वी पर स्थानांतरित हुआ। तो ब्रह्मांडवाद का जो सिद्धांत है, कॉस्मोजोइक थ्योरी, उसके अनुसार माना जाता है कि पृथ्वी पर ही जो है जीवन की उत्पत्ति ना होकर किसी अन्य ग्रह पर हुई तथा वहां से जीवन स्पोर करके नामक इकाइयों के रूप में पृथ्वी पर स्थानांतरित किया गया। ऐसा ब्रह्मांडवाद के थ्योरी में माना जाता है। परंतु आगे देखते हैं दोस्तों। अर्हेनियस का कॉस्मिक पैनस्पर्मिया सिद्धांत भी इसी सिद्धांत को उदाहरण करता है। यानी अर्हेनियस का जो कॉस्मिक पैनस्पर्मिया सिद्धांत था वो भी यही चीज मानता था। स्वतः उत्पत्तिवाद या आजीवात जीवोत्पत्तिवाद यानी थ्योरी ऑफ स्पोन्टेनियस जनरेशन तो के अनुसार जीवन की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों जैसे अपघटित एवं सड़े हुए पदार्थों जैसे कीचड़ आदि से हुई। तो स्वतः उत्पत्तिवाद का जो सिद्धांत मानता है उसके अनुसार क्या कहता है कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई वो निर्जीव पदार्थों से हुई और अपघटित एवं सड़े हुए पदार्थों से मिलकर हुई, जैसे कीचड़ आदि से हुई।
इस वाद का खंडन लुई पाश्चर ने 1862 ईस्वी में अपने हंस की ग्रीवा वाले फ्लास्क एवं ईस्ट शर्करा के निर्जमीकृत घोल के द्वारा किया। एवं जीवन की उत्पत्ति जीवों से ही होती है, अर्थात जीवात जीवोत्पितवाद को सिद्ध किया। तो पहले जो है माना गया, किसी ने माना कि कीचड़ से जो है जीवों की उत्पत्ति हुई, परंतु लुईस पाश्चर ने 1862 में सिद्ध कर दिया कि जीवन की उत्पत्ति जो है जीवित जीवों से ही होती है। जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में रूसी वैज्ञानिक A.I. ओपेरियन एवं इंग्लैंड के वैज्ञानिक J.B.S. हेल्डेन ने प्राकृतिकवाद या रासायनिक जैव विकास का सिद्धांत दिया। तो पूछा जाता है कि रासायनिक जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो A.I. ओपेरिन ने दिया। आगे देखते हैं दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार जीवन की सर्वप्रथम उत्पत्ति जीवन रहित कार्बनिक अणु जैसे प्रोटीन, RNA आदि से हुई। यानी जीवन की जो सर्वप्रथम उत्पत्ति जीवन रहित कार्बनिक अणुओं से हुई, प्रोटीन और RNA की वजह से। इस सिद्धांत की प्रायोगिक पुष्टि स्टैनले मिलर ने वर्ष 1952-53 में की। इन्होंने एक बंद फ्लास्क में मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया तथा जलवाष्प को लेकर 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर विद्युत डिस्चार्ज द्वारा अमीनो अम्ल का निर्माण किया। तो किसने किया, तो स्टैनले मिलर ने। आगे देखते हैं दोस्तों, जैव विकास। तो जैव विकास क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। सरल संरचना वाले जीवों से आधुनिक जटिल जीवों के क्रमिक विकास को जैव विकास कहते हैं, यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं। तो जैव विकास क्या होता है कि सरल संरचना वाले जीवों से आधुनिक जटिल जीवों के क्रमिक विकास का जो क्रम होता है उसी को क्या कहा जाता है, जैव विकास। जैव विकास के प्रमाण को देखते हैं। जैव विकास एक निरंतर चलने वाली अत्यंत धीमी एवं क्रमिक प्रक्रिया है, जिसे होने में सैकड़ों से हजारों वर्ष लग सकते हैं। अतः प्रकृति में होते हुए इसे देख पाना संभव नहीं है। तो हम लोग जो है प्रकृति में तो 60 से 70 या 100 साल तक ही मानव जीवित रहता है, जबकि ये सैकड़ों और हजारों वर्ष की प्रक्रिया है। तो इस तरह से जैव विकास का जो है प्रक्रिया को पूरी तरीके से देखना संभव नहीं है। इसके लिए जैव विकास की पुष्टि जीवों में पाए जाने वाले कुछ लक्षणों या अन्य कारकों द्वारा की जाती है। इसलिए जो जैव विकास की पुष्टि जो है जीवों में पाए जाने वाले लक्षणों और कारकों के द्वारा ही करके हम लोग पता करते हैं। तो आगे देखते हैं जीवाश्म। जीवाश्म के रूप में देखते हैं भूगर्भ एवं चट्टानों में दबे प्राचीन काल के मृत जंतुओं एवं पादपों के परिरक्षित अवशेष, जिससे उनके अस्तित्व एवं उनकी संरचना का ज्ञान होता है, जीवाश्म कहलाती है। तो जीवाश्म क्या है कि भूगर्भ एवं चट्टानों में जो दबा हुआ रहता है प्राचीन काल में ही मृत जंतुओं और पादपों का जो अवशेष होता है, उन्हीं के अस्तित्व की संरचना का ज्ञान होना ही क्या कहलाता है, जीवाश्म कहलाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, जीवाश्मों की संरचना के तुलनात्मक यानी कंपैरेटिव अध्ययन एवं रेडियोधर्मी डेटिंग विधि द्वारा जीव के संभावित समय काल जब वह अस्तित्व में था को ज्ञात करने से जैव विकास की पुष्टि होती है। तो जैव विकास की पुष्टि करने के लिए मुख्य रूप से रेडियोधर्मी डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जीवाश्मों के प्रकार। तो जीवाश्मों के प्रकार किस रूप में होते हैं। जीवाश्मों के निम्न प्रकार के जीवाश्म पाए जाते हैं। एक तो पत्थर बने जीवाश्म होते हैं, दूसरा ढांचे वाले जीवाश्म, तीसरा अपरिवर्तित जीवाश्म और चौथा क्या है, मुद्रण जीवाश्म। तो एक एक करके देखते हैं। पत्थर बने जीवाश्म जैसे अस्थि, कवच, दांत तथा वृक्ष, बड़े जो वृक्ष होते हैं, इन तरीके के जीवाश्म को पत्थर बने जीवाश्म के रूप में माना जाता है। ढांचे वाले जीवाश्म, इसमें जैसे पत्तियां हो गई, कीटों के पंख तथा जैली मछलियां जो हो गई, उनके जो है ढांचे वाले जीवाश्म होते हैं। अपरिवर्तित जीवाश्म जैसे बर्फ में सुरक्षित जीव, मेमोथ, गेंडा, तो ये सब जो है अपरिवर्तित जीवाश्म के रूप में माने जाते हैं। आगे देखते हैं मुद्रण जीवाश्म। इसमें जैसे मोलास्का जीवों के कवच जो होते हैं वो मुख्य रूप से मुद्रण जीवाश्म में आते हैं। और पांचवा है दबे हुए जीवाश्म, जैसे पौधों के जीवाश्म जो होते हैं वो दबे हुए होते हैं। आगे देखते हैं तुलनात्मक ओकारिकी एवं शरीर की रचना। इसके अंतर्गत जीवों की शारीरिक संरचना एवं आकार की तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें निम्न प्रकार के अंग होते हैं। तो तुलनात्मक आकलन में मुख्य रूप से याद रखना है कि समजात अंग यानी होमोलोजस ऑर्गन्स,
ये क्या होता है, इसको मुख्य रूप से याद रखना, ये मुख्य रूप से एग्जाम में पूछा भी जाता है। इनकी संरचना एवं उत्पत्ति में समानता होती है, यानी इनका जो संरचना और उत्पत्ति है वो समान होती है, अर्थात एक ही पूर्वज द्वारा उत्पन्न होते हैं, किंतु कार्य में भिन्न होते हैं। इनमें क्या होती है कि संरचना और उत्पत्ति समान होगी, लेकिन कार्य जो होगा इनका ये भिन्न होगा। जैसे सील के फ्लिपर यानी जो अगली टांग होती है तैरने के लिए, जबकि पक्षी और चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए होते हैं, और घोड़े की अगली टांग दौड़ने के लिए तथा मनुष्य के हाथ वस्तुओं को पकड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनके कार्यों में अंतर होते हुए भी इनकी जो मूल संरचना है और उत्पत्ति है समानता है। यानी समझात अंक में क्या है कि संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है, परंतु जो है उसी संरचना और उत्पत्ति से जो बने चीज हैं उनकी जो है कार्य है वो अलग अलग होती है। जैसे घोड़े का अगला टांग दौड़ने के लिए यूज होता है, जबकि मनुष्य का जो हाथ है वो किसी चीज को पकड़ने के लिए यूज होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, समवर्ती अंग। समवर्ती अंग क्या होता है? समवर्ती अंग इनकी संरचना एवं उत्पत्ति में भिन्न होते हैं, किंतु कार्य समान होता है। तो हम लोग समजात अंग में क्या देख रहे थे कि संरचना और उत्पत्ति समान था, परंतु कार्य अलग थे, लेकिन इसमें क्या है, कार्य समान है और संरचना और उत्पत्ति क्या हो जाएगी, अलग। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, कीट, पक्षी एवं चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं, परंतु मूल संरचना तथा उत्पत्ति भिन्न होती है। कीटों के पंख काइटिन के बने होते हैं, इनमें कंकाल नहीं होता, जबकि चमगादड़ के पंख धड़ के नीचे फैली त्वचा से बनी होती है। और नेक्स्ट है अवशेषी अंग। तो अवशेषी अंग क्या होता है कि जंतुओं के शरीर में अनेक ऐसी संरचनाएं पाई जाती है जिनका शरीर में कोई महत्व नहीं होता, ये अवशेषी अंग कहलाते हैं। तो वैसे अंग जो अब जो है मनुष्य के शरीर में कोई महत्व नहीं रखता है, और वैसे अंग को क्या कहते हैं, अवशेषी अंग। अवशेषी अंगों की उपस्थिति से प्रमाणित होता है कि ये रचनाएं इन जंतुओं के पूर्वजों में कभी विकसित और उपयोगी रही होगी। उदाहरण के लिए अगर देखते हैं, अजगर के पश्चपाद यानी अजगर के पिछले भाग में जो पैर होती है वो चीज, कीवी पक्षी के पंख, कबूतर के पंख, अग्रपाद का रूपांतरण जीवों में अवशेषी अंग के रूप में जाना जाता है। मानव शरीर में 100 से अधिक अवशेषी अंग पाए जाते हैं। तो मानव शरीर में कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? तो लगभग 100 से अधिक। इनमें से कुछ प्रमुख जैसे निमेषक झिल्ली, कर्ण पल्लवों की पेशियां, पुच्छ कशेरुकाएं, कृमि रूप परिशेषिका, अक्ल दाढ़ आदि, यानी विजडम जो तीत होता है वो भी क्या है, मानव शरीर में अवशेषी अंग ही कहलाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अनुकूली एवं अभिसारी विकिरण। किसी एक जाति के जीव तथा जब विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं तो प्रत्येक क्षेत्र के जीवों में अपने अपने क्षेत्र के वातावरण के अनुरूप आकार की परिवर्तन होने लगते हैं। इसके फलस्वरूप पूर्वज जाति की मूल समष्टि अनेक नई समष्टि में विभाजित हो जाती। इसे अनुकूली विकिरण या अनुकूली अपसरण कहते हैं। इस प्रकार पृथक हुई प्रत्येक समष्टि नई जाति से विकसित हो जाती है। डार्विन के फिंचेज एवं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अपसारी विकास का प्रमाण है, जो क्या है कि इस प्रकार का जो पृथक प्रत्येक समष्टि में नई जाति में विकसित हो जाती है। डार्विन के फिंचेज और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स इसके उदाहरण माने जाते हैं। जब एक समान वातावरण में रहने के कारण विभिन्न वर्गों के जीवों की आकारिकी में प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप समान अनुकूल परिवर्तन होते हैं तो इसे अभिसारी विकास कहा जाता है, कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल तथा अपरास्तनी पाए जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग जैव विकास के सिद्धांत, जो मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है। तो जैव विकास के सिद्धांत किसने दिया और क्या था, उनको देखते हैं। पहला है लैमार्कवाद का सिद्धांत। जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क 1744 से लेकर 1829 इनका रहा जीवन का, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। लैमार्क के अनुसार जीवधारियों और उनके अंगों के आकार में वृद्धि की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है एवं वातावरण के परिवर्तन के अनुसार जीव स्वयं को अनुकूल बनाने के लिए अपने शरीर की संरचना और आदतों में परिवर्तन कर लेता है। लैमार्कवाद की 2 अवधारणाएं थी जो कि निम्न है। आगे देखते हैं दोस्तों कि अंगों का उपयोग और अनुपयोग।
इनके अनुसार अंगों का उपयोग और अनुपयोग के रूप में बताया गया कि वातावरण के अभाव के फलस्वरूप जीवधारी अपने अंगों का उपयोग अथवा अनुपयोग करते हैं। उपयोग में आने वाले अंग अधिक विकसित होने लगते हैं। इसके विपरीत उपयोग में ना आने वाले अंगों का धीरे धीरे ह्रास होने लगता है और अंत में वे विलुप्त हो जाते हैं। कभी कभी ये अवशेषी अंगों के रूप में भी माने जाते हैं। तो इनके अनुसार जो अवशेषी अंग था वो वैसा अंग था जो जीव जो है धीरे धीरे उसका प्रयोग करना बंद कर देता है, तो वो अनुपयोगी हो जाते हैं और धीरे धीरे वो लुप्त हो जाते हैं। दूसरा उन्होंने बोला कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इनके अनुसार वातावरण से प्रभावित लक्षण अर्थात उपार्जित लक्षण उसकी संतानों में पहुंच जाती है तथा इनके सम्मिलित होते रहने से धीरे धीरे नई प्रजाति बन जाती है। लैमार्क ने अपने उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत को दो बहुचर्चित उदाहरण के रूप में समझाया है। पहला है अफ्रीकी जिराफ एवं सर्पों से संबंध करके प्रस्तुत किया था। दूसरा है नव लैमार्कवाद का सिद्धांत। तो पहले उन्होंने लैमार्कवाद का सिद्धांत दिया, अब दूसरा नंबर है नव लैमार्कवाद का सिद्धांत। अनेक वैज्ञानिक ने लैमार्कवाद पर आलोचना के कारण लैमार्क ने आधुनिक विज्ञान की दृष्टिकोण से पुनः विचार किया। इसके अनुसार जीवों के उपार्जित लक्षणों में केवल वे ही लक्षण वंशागत होते हैं जो कि उनके गुणसूत्र अर्थात जीन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो इस रूप में उन्होंने माना कि जो भी चेंजेज होता है यानी जो भी जीवों में उपार्जित लक्षण आता है वो उसके गुणसूत्र की वजह से होता है। अनुवांशिक एवं वंशागति के सिद्धांत के अध्ययन से यह सिद्ध हो गया जो उपार्जित लक्षण किसी जीव के जीन प्रारूप में होते हैं वे ही वंशागति द्वारा अगली पीढ़ी में पहुंचते हैं तथा विकास में सहायक सिद्ध होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों डार्विनवाद का सिद्धांत। तो अभी हम लोगों ने लैमार्कवाद का सिद्धांत देखा, उसके बाद नव लैमार्कवाद का सिद्धांत देखा। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो डार्विनवाद का सिद्धांत। चार्ल्स डार्विन अंग्रेज प्रकृतिवादी वैज्ञानिक थे। उन्होंने माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार बताया कि जनसंख्या बढ़ने पर पौधों और जंतुओं में जीवन संघर्ष होता है तथा प्रकृति द्वारा योग्यतम का चयन होता है। तो पूछा जाता है कि जीवन जनसंख्या के सिद्धांत के रूप में जो किसने दिया था, डार्विनवाद ने, और इन्होंने जीवन संघर्ष सिद्धांत भी दिया था। तो पूछा जाता है कि डार्विनवाद का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर आधारित था, तो जीवन संघर्ष पर आधारित था। आगे देखते हैं दोस्तों डार्विनवाद की व्याख्या निम्न तथ्यों पर आधारित थी। जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। इसके अनुसार सभी जीवधारियों में संतानोत्पत्ति की अपार क्षमता होती है जिसके कारण उनके सदस्यों की संख्या तेजी से बढ़ती है। उदाहरण के लिए मादा एस्केरिस अपने जीवन काल में 2.5 करोड़ अंडे देती है या एक सीप एक जनन काल में 10 लाख अंडे देती है। आगे उन्होंने बताया जीवन संघर्ष के बारे में कि प्राणियों को भोजन, प्रकाश एवं सुरक्षित आवास की आवश्यकता पूर्ति हेतु अन्य प्राणियों से स्पर्धा करनी पड़ती है, इसे ही जीवन संघर्ष कहते हैं। तो इन्होंने जीवन संघर्ष के बारे में बताया कि प्राणियों को भोजन, प्रकाश एवं सुरक्षित आवास के लिए क्या करना पड़ता है कि स्पर्धा करनी पड़ती है और उसी को जीवन संघर्ष नाम दिया इन्होंने। आगे देखते हैं दोस्तों विभिन्नताएं तथा इनकी वंशागति। प्रकृति में प्रत्येक जाति के जीवों में विभिन्नताएं मिलती है। ये विभिन्नताएं जीवों को वातावरण के अनुकूल बनाने के लिए होती है। ऐसे जीव जिनमें ये विभिन्नताएं वातावरण के समन्वयन में होती है वे जीवित रहते हैं और हानिकारक विभिन्नता वाले जीव नष्ट हो जाते हैं। ये विभिन्नताएं संतानों में वंशागत हो जाती है। आगे देखते हैं योग्यतम एवं उत्तरजीविता। इनके अनुसार जीवन संघर्ष में वे ही जीवित रहते हैं जो वातावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं तथा आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके स्वयं को और अधिक अनुकूल बना लेते हैं। तो जीव स्वयं को अनुकूलित नहीं कर पाते, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने इसे योग्यतम की उत्तरजीविता कहा था। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार ये इसको क्या कहा गया था, तो योग्यतम की उत्तरजीविता कहा गया था। नेक्स्ट डार्विन ने दिया प्राकृतिक चयन। तो प्राकृतिक चयन के अनुसार डार्विन के अनुसार जीवित रहने के लिए जीवों में संघर्ष होता है। इसमें जो जीव प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल होते हैं वे ही जीवित रहते हैं एवं अन्य जीव नष्ट हो जाते हैं। अतः प्रकृति में श्रेष्ठ व अनुकूलित जीवों का ही वर्ण होता है। आगे देखते हैं दोस्तों मनुष्यों का विकास किस तरीके से हुआ। तो संघ कॉर्डेटा में स्तनधारी वर्ग के गण प्राइमेट्स
में मानव जाति का श्रेष्ठतम स्थान प्राप्त है, जिनकी उत्पत्ति यानी जो ओरिजिन है तथा जैव विकास जो कि 70 से लेकर 100 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। अनेक जीवाश्मों द्वारा प्रमाणित होता है कि मानव के पूर्वजों, जिसमें कपियों को एप्स का नाम से जाना जाता है और बंदरों को भी सम्मिलित किया जाता है, अधिकांश जीवाश्म अफ्रीका, एशिया और यूरोप से प्राप्त हुए हैं। यद्यपि कुछ विशेष कारणों के कारण मानव का उद्भव एशिया में माना जाता है, यानी मानव का जो उद्भव है मुख्य रूप से कहाँ माना जाता है? एशिया में माना जाता है। प्रारंभिक एवं आदि कपि एप का लगभग 400 लाख वर्ष पूर्व उद्भव हुआ, जिसको पेरेपिथेकस कहा गया। इसको होमिनिडिया यानी मनुष्य सहित का पूर्वज स्तंभ माना जाता है। इस अन्य जीवाश्म प्रोप्लियोपेथेकस की मिस्र में खोज हुई, जो कि ओलिगोसीन काल का था। तो आगे देखते हैं दोस्तों, एक छोटा मायोसीन कपि लिम्नोपिथेकस का भी जीवाश्म प्राप्त हुआ, जो कि गिब्बन के समान था। आधुनिक चिंपैंजी का पूर्वज प्रोंकोसल को माना जाता है। ये मनुष्य के समान दिखते थे। इनमें जबड़ों का मैंडिबुलर, कॉन्डाइल, इंसाइजर तथा कपाल की फ्रंटल अस्थियों में अत्यंत निकट की समानता पाई जाती है। अतः यह होमो का पूर्वज हो सकता है, यानी इसके बारे में कहा जाता है कि यह होमो का पूर्वज हो सकता है। आगे देखते हैं, डार्विन ने अपनी पुस्तक डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स में मानव का विकास कपियों जैसे पूर्वजों से होने वाले सिद्धांतों का वर्णन किया है। तो मुख्य रूप से डार्विन की पुस्तक का नाम याद रखना है, कौन सा है? डिस्टेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन। तो यहाँ तक भी याद रखिएगा तो चल जाएगा, डिस्टेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स। लिनियस ने मनुष्य को वानरों व कपियों के साथ रखा तथा उसे वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस दिया। तो पूछा जाता है मानव को वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस किसके द्वारा दिया गया? तो लिनियस के द्वारा दिया गया। किनके द्वारा दिया गया? तो लिनियस के द्वारा दिया गया, जिसका अर्थ होता है बुद्धिमान प्राणी। आगे देखते हैं दोस्तों, अफ्रीका, एशिया तथा यूरोप में कुछ जीवाश्म प्राप्त हुए। ये सभी मियोसीन तथा पूर्वज प्लियोसीन काल में प्राप्त हुए। इससे यह स्पष्ट होता है कि उस काल में एंथ्रोपॉइड कपि बहुसंख्यक थे, जो कि सभी समान प्रकार के थे। इनमें से कुछ रूपांतरित तथा विशेषीकृत हो गए तथा उनसे आधुनिक कपि का विकास हुआ तथा इनमें से कुछ होमिनिडी का विकास के आधार पर भी हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों, आधुनिक मानव होमो सेपियंस। आधुनिक मानव की विशेषताएं निम्न है। ये लगभग 25,000 वर्ष से रहने वाली जाति है, जिसके अंतर्गत निग्रोइड्स, कॉकेसोइड्स तथा मैंगोलाइड्स इत्यादि रेसेस होती है। पूर्णतः सीधे खड़े रहने वाले मानव, इनके बाहु पैरों से छोटे थे, ऊपर की ओर खड़ा सिर तथा लंबे नेत्र थे। प्रोमस्तिष्क अत्यधिक विकसित होता है तथा औसत कपाल क्षमता 1350 से लेकर 1500 घन सेंटीमीटर तक होती है। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और ऐसा इसका PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उसे जाकर ज्वाइन कर लें और वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।